हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ खान शौकत एंड आई वेलकम यू बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी एस ट्रेनर खान शौकत। आज की क्लास में हम फिर से इकोनॉमिक्स मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे। ये इकोनॉमिक्स मॉड्यूल का हमारा प्रैक्टिस सेट 5 रहेगा और आज की क्लास में हम और दो टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। वन इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द सेकेंड इज़ कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अगर इससे पहले वाले 4 प्रैक्टिस सेट्स आपने अभी तक नहीं देखे हैं, यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट, वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स एक साथ मिल जाएंगे। आज की क्लास को शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। स्टार्टिंग अवर डिस्कशन अबाउट अवर क्वेश्चन नंबर 1। डैश इज डिफाइंड एज एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपको बताना है अगर किसी भी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज जो उसमें प्रोड्यूस हो रही है उसका वैल्यू अगर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तब हम उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन ए, इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ के रिलेटेड आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे याद रख लेने हैं। मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बताऊंगा। ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इसका वैल्यू जो है वो कैलकुलेट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इंक्रीज इन जीडीपी। परसेंटेज इंक्रीज इन जीडीपी। फिलहाल के लिए आप सिंपली याद रखोगे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इसका वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। एग्जाम्पल से समझो आप, लेट अस से अगर किसी कंट्री की जो नेशनल इनकम है 2021 की, दैट इज इक्वल टू 100 रुपीज, और 2022 की जो नेशनल इनकम है दैट इज इक्वल टू 120 रुपीज। अब अगर मुझे चेक करना होगा कि इस कंट्री में टोटल कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, तो आप इसको किस तरीके से निकाल सकते हो। जो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज की फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर लेते हो। फाइनल वैल्यू दैट इज 120 माइनस इनिशियल वैल्यू दैट इज 100 अपॉन इनिशियल वैल्यू अगेन दैट इज 100 इंटू 100। परसेंटेज चेंज जो आप फॉर्मूला यूज करते हो, है ना। कैंसिलेशन अगर हम यहाँ पे करेंगे 100 आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 120 में से अगर मैं 100 को माइनस करूंगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 20। सो हम बोल सकते हैं कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कितनी है 20%। इसीलिए मैंने आपको क्या बताया, ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है इसका वैल्यू हमेशा कैलकुलेट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अब अगर यहां पे मैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, इसको हम कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, सो मैं बोल सकता हूं ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये एक क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है। क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट। क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट का सिंपल मतलब यह है कि इसका जो वैल्यू है वो हम मेजर कर पाते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। लाइकवाइज अगर मैं बात करूंगा सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अगर मैं एक या दो यहां पे आपको बताऊंगा। एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ का, जैसे आपका रियल जीडीपी, इसी तरीके से पीसीआई यानी कि पर कैपिटा इनकम। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपको पता होनी चाहिए दैट इज वाई टू मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ। वाई टू मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ। हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है, यह भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर हम कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करेंगे ना, तो हम क्या कर सकते हैं, टारगेट्स को सेट कर सकते हैं। वी कैन सेट टारगेट्स। ठीक है, टारगेट सेट करने का क्या मतलब हो गया, जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूंगा। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया जो है उन्होंने टारगेट किया था 11% इकोनॉमिक ग्रोथ को बाय 2022। तो अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करोगे
उसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, आपको पता है आपकी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, उसी हिसाब से आप क्या कर सकते हो, टारगेट्स को सेट कर सकते हो कि हमें फलाना ईयर के लिए कितनी इकोनॉमी ग्रो होनी चाहिए और सो ऑन। ठीक है, लाइकवाइज आप ये भी टारगेट कर सकते हो कि किस सेक्टर से हमें कितनी इनकम आनी चाहिए, यानी कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिशरी सेक्टर, किस सेक्टर से कितना पैसा आना चाहिए कंट्री के अंदर, कौन सा सेक्टर कितना ग्रो करना चाहिए कंट्री के अंदर। ठीक है, लाइकवाइज आप क्या कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो पॉवर्टी को, अनएम्प्लॉयमेंट को आप टारगेट कर सकते हो। दीज आर ऑल पॉसिबल ओनली बिकॉज अगर आप पहले इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करोगे, मेजर। लास्ट पॉइंट जो हम इकोनॉमिक ग्रोथ के रिलेटेड यहां पे डिस्कस करेंगे, दैट इज मैंने जैसे आपको एग्जांपल से समझाया, एक साल की जो इनकम थी वो थी 100 रुपीज, और दूसरे साल की जो टोटल जीडीपी थी वो थी 120 रुपीज। ठीक है, तो यहां पे क्या हो चुकी है, ग्रोथ हो चुकी है, कितने परसेंट की ग्रोथ हो चुकी है, 20%। ये ग्रोथ आप तभी निकाल सकते हो जब आप पहले क्या कैलकुलेट करोगे, इनकम। ग्रोथ तभी मेजर की जा सकती है जब आप पहले क्या निकालोगे, इनकम निकालोगे। तो इनकम निकालने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। लेट अस नाउ टॉक अबाउट ओवर क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। आपको बताना है फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस इनमें से कौन सा साइन है इकोनॉमिक ग्रोथ का। टॉकिंग अबाउट ओवर ऑप्शन ए, एन इंक्रीज इन द नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ ईयर। इंक्रीज इन द नेशनल इनकम, यहां तक तो स्टेटमेंट पूरा ठीक आ रहा है, बट यहां पे आ रहा है ड्यूरिंग अ ईयर। क्या हम इकोनॉमिक ग्रोथ एक साल के अंदर ही निकालते हैं? द आंसर इज नो। जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने एक चीज अंडरस्टैंड कर ली, दैट इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर किया जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ सीरीज ऑफ ईयर्स। तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता। अब अगर मैं ऑप्शन बी की बात करूंगा, अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन द रियल पर कैपिटा इनकम, अगर कंट्री में पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो जाएगी, क्या हम उस चीज को बोलेंगे ये इट इज अ साइन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? द आंसर इज यस। मैंने आपको अभी बताया पर कैपिटा इनकम इज वन ऑफ द इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सो अगर पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो जाएगी, वी कैन से दैट इट इज अ साइन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर द फैक्टर और फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। आपको बताना है फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस इनमें से कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, यस इट इज वन ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। जितना ज़्यादा हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे कंट्री के अंदर, उतनी उस कंट्री में इकोनॉमिक ग्रो हो जाएगी। एजुकेशन भी है, ह्यूमन रिसोर्सेज भी हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। दीज आर ऑल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। इनके अलावा भी कुछ और फैक्टर्स हैं। अगर मैं यहां पे अदर फैक्टर्स की बात करूंगा तो कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि प्लानड यूटिलाइजेशन of natural resources, planned utilization of natural resources, ये भी एक फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को। पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ ये भी एक फैक्टर है। लाइकवाइज एडवांस मेंट इन टेक्नोलॉजी, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को। सो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रखने हैं, एग्जामिनेशन में कुछ भी आपको पूछा जा सकता है। नाउ लेट अस मूव ओवर क्वेश्चन नंबर 4। डैश रेफर्स टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन अ नेशन विच इंक्लूड्स इकोनॉमिक ग्रोथ। आपको बताना है अगर एक नेशन में, एक कंट्री में ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही होगी, किस चीज़ की डेवलपमेंट हो रही होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ की, तो हम उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, 2-3 पॉइंट्स हम और भी यहां पे डिस्कस कर लेते हैं
जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये एक क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है, क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है। इसी पैटर्न पे ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इट इज अ क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट, क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट। ये क्यों क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन में ही आपको दिख रहा होगा, क्योंकि यहां पे डेवलपमेंट की बात हो रही है। किस चीज की डेवलपमेंट की बात हो रही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ की। ठीक है, तो क्वालिटी की यहां पे बात हो रही है, दैट इज व्हाई आई कैन से इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या चीजें इंप्रूव हो सकती हैं, जैसे यहां पे टारगेट किया जाता है कंट्री के अंदर जो पॉवर्टी है वो खत्म होनी चाहिए, वो कम होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। वैसे ही हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, ये क्या होना चाहिए, इंप्रूव होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। और ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इट इज़ अ मेजर कंसर्न ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, मेजर कंसर्न ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। ये डेवलपिंग कंट्रीज का एक मेजर कंसर्न है, क्या, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, और ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, ये डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है किस पे, इकोनॉमिक ग्रोथ पे। तो पहले कंट्री के अंदर क्या होनी चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। जब इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी तब जाके कंट्री के अंदर क्या हो सकती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है। अगर पैसा ही नहीं होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो जाएगी। दैट इज व्हाई आई कैन से दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। और अगर मैं इंडिकेटर्स की बात करूंगा, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर, जैसे HDI स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। इसी पैटर्न पे NEW, न्यू स्टैंड्स फॉर नेट इकोनॉमिक वेलफेयर। ये भी एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। इसी तरीके से एक और आता है PQLI, यानी कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। सो दीज आर सम ऑफ द इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग पैरामीटर्स। यहां पे हमें कुछ पैरामीटर्स देखे हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एजुकेशन, GNI पर कैपिटा। हाउ मनी ऑफ द अबव is/are यूज्ड इन HDI। आपको बताना है जो हमारे पास ये पैरामीटर्स देखे हैं इनमें से कौन सा पैरामीटर, कितने पैरामीटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ऑल 3। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में लाइफ एक्सपेक्टेंसी को भी इस्तेमाल किया जाता है, एजुकेशन को भी इस्तेमाल किया जाता है, GNI पर कैपिटा को भी इस्तेमाल किया जाता है। आपको इतना पता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी का क्या मतलब होता है, ये होता है एवरेज नंबर ऑफ years a person is expected to live। एक इंसान एवरेज कितने टाइम पीरियड के लिए जिंदा रहेगा, तो उस चीज को क्या बोला जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसको हमने स्टैटिस्टिक्स में ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर लिया है। और यहां पे ये जो GNI आता है, GNI की फुल फॉर्म क्या है ये भी आप याद रखोगे। GNI स्टैंड्स फॉर ग्रॉस नेशनल इनकम। ठीक है, लास्ट पॉइंट जो इस क्वेश्चन के बारे में हम यहां पे डिस्कस करेंगे, दैट इज ये जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, इट वाज फॉर्मुलेटेड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट वाज फॉर्मुलेटेड बाय 2 एशियन
इकोनॉमिस्ट्स। कौन कौन सा इकोनॉमिस्ट है जिसने इसको डेवलप किया था? एक था डॉक्टर महबूबुल हक, डॉक्टर महबूबुल हक फ्रॉम पाकिस्तान, एंड द सेकंड वन इज डॉक्टर अमर्त्य सेन फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो दीज आर द टू पर्सनालिटीज जिन्होंने फॉर्मुलेट किया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। लेट अस नाउ टॉक अबाउट ओवर क्वेश्चन नंबर 6। डैश मीन्स द टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम टोटल मनी वैल्यू निकालेंगे सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज का जो कि प्रोड्यूस की जाती है एक कंट्री के अंदर एक साल के अंदर, तो उस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम का जो कॉन्सेप्ट है इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय साइमन क्यूजनेट। और ये साइमन क्यूजनेट कौन था? ही वॉज एन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जिसने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। और साइमन क्यूजनेट को नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स में इन 1971। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्सेप्ट्स यूज्ड इन मेजरिंग नेशनल इनकम? आपको बताना है फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस इनमें से कौन कौन सा कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करते हैं नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द अबव। और आप सबको इनकी फुल फॉर्म्स भी पता होनी चाहिए, ये तो वैसे बेसिक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, बट एक बारी मैं बोलूँगा आपको। जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी स्टैंड्स फॉर नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या हमारे पास खाली यही 3 मेजर्स हैं नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए? द आंसर इज नो। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं जैसे एनडीपी, और एनडीपी स्टैंड्स फॉर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड टू मेजर द नेशनल इनकम? आपको बताना है फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस इनमें से कौन सा मेथड हम इस्तेमाल करते हैं नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए। एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर रहेगा अगेन ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए। अब हम इन सब मेथड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा यहां पे डिस्कस करेंगे। फर्स्टली इफ आई टॉक अबाउट एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में किस चीज को ध्यान में रखा जाता है? एक्सपेंडिचर को। मीन्स दैट यहां पे देखा जाता है कि कंजप्शन कितनी है, जितना ज्यादा लोग कंज्यूम करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को, मीन्स दैट उतना उनका एक्सपेंडिचर ज्यादा है। लाइकवाइज देखा जाता है गवर्नमेंट कितनी स्पेंडिंग्स कर रही है। ठीक है, इसी तरीके पे इन्वेस्टमेंट पे कितना पैसा स्पेंड किया जा रहा है। तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आर टेकन इनटू कंसिडरेशन इन एक्सपेंडिचर मेथड। एक और पॉइंट अगर मैं एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में आपको बताऊंगा, अगर मैं निकालूंगा जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड, जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड एट मार्केट प्राइस, तो ये किसके बराबर होता है? दिस इज इक्वल टू सी, वेयर सी इज द कंजप्शन प्लस आई इज द इन्वेस्टमेंट प्लस जी स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट परचेजेस प्लस एक्स माइनस एम। यहां पे ये एक्स रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक्सपोर्ट्स को और एम रिप्रेजेंट करता है इंपोर्ट्स को। नाउ इफ आई टॉक अबाउट इनकम मेथड, इनकम मेथड में क्या कर रहे होंगे हम? इनकम मेथड में सिंपली किया जाता है सम अप ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ इनकम।
अब किसी इंडिविजुअल के पास जितने तरीकों से भी पैसे आ रहे हैं उन सभी को अगर हम सम करेंगे, उस तरीके से अगर हम नेशनल इनकम को मेजर करेंगे, दैट मेथड इज नोन एज इनकम मेथड। और इनकम मेथड पे ऑलरेडी प्रीवियस FAA के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। और अब ये इनकम जो है ये लोगों के पास कहां कहां से आ सकती है, लोगों के पास ये इनकम कहां कहां से आ सकती है। अगर कोई मजदूर होगा तो उसको पैसा आ सकता है इन द फॉर्म ऑफ वेज, अगर कोई मुलाजिम होगा तो उसके पास पैसा आ सकता है इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज। इसी तरीके से अगर आपका अपना बिजनेस होगा तो वहाँ से जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वहाँ से भी आपकी इनकम आ सकती है। अगर आप रेंट पे अपनी लैंड देते हो तो वहाँ पे जो आपको पैसा आएगा दैट इज़ अगेन वन ऑफ योर फॉर्म्स ऑफ इनकम। तो इन सभी चीज़ों को अगर हम सम करेंगे, इन सारी इनकम्स को अगर हम सम करेंगे, इस तरीके से अगर हम नेशनल इनकम को मेजर करेंगे, उस मेथड को बोला जाता है इनकम मेथड। और ये जो इनकम मेथड है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, ये भी आप याद रखोगे, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फैक्टर अर्निंग मेथड। अब अगर मैं तीसरे मेथड के बारे में बात करूंगा, दैट इज प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, and it is sometimes also called as inventory method, inventory method। और इस प्रोडक्ट मेथड में क्या किया जाता है, यहां पे देखा जाता है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर से कितना पैसा आ रहा है, इसी तरीके से इंडस्ट्री सेक्टर से कितना पैसा आ रहा है, सर्विस सेक्टर से कितना पैसा आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को कंसिडर किया जाता है इन केस ऑफ प्रोडक्ट मेथड। तो होपफुली ये तीनों मेथड्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लास्ट पॉइंट जो हम इन सारे मेथड्स के बारे में बात करेंगे दैट इज, अगर एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड अगर इनको करेक्टली कैलकुलेट किया जाएगा, अगर इनको करेक्टली कैलकुलेट किया जाएगा तो जो नेशनल इनकम आ जाएगी बाय द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, दैट विल बी इक्वल टू इनकम मेथड विच इन टर्न विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट मेथड। इन सब का वैल्यू क्या होगा, सेम, अगर हम इनको क्या करेंगे, करेक्टली कैलकुलेट करेंगे। लेट अस नाउ टॉक अबाउट अवर क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर। टोटल मार्केट वैल्यू अगर हम निकालेंगे सारे गुड्स एंड सर्विसेज का जो कि प्रोड्यूस की जा रही होंगी एक कंट्री के अंदर, एक कंट्री के टेरिटोरी के अंदर इन अ फाइनेंशियल ईयर, यहां पे मैं इस क्वेश्चन में एक और लाइन ऐड करूंगा, बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है, टोटल मार्केट वैल्यू सारे गुड्स एंड सर्विसेज का जो कि प्रोड्यूस की जा रही होंगी एक कंट्री के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स। अब ये नॉर्मल रेसिडेंट्स क्या होता है ये आपको पता होनी चाहिए अगर आपने टैक्सेशन पढ़ा है। और ये सारे गुड्स एंड सर्विसेज आपको प्रोड्यूस कहाँ पे करने होते हैं, एक कंट्री के टेरिटोरी के अंदर। यानी कि अगर मैं इंडिया की बात करूंगा, इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप है इसके अंदर जो भी आप प्रोडक्शन करोगे वो सारा जीडीपी में इंक्लूड हो जाएगा, प्लस यहां पे इन द इंडियन ओशन 12 नॉटिकल माइल्स तक, 12 नॉटिकल माइल्स तक अगर इंडिया कुछ भी प्रोडक्शन करेगा तो वो भी इंडिया की जीडीपी में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है, आप मुझे बताओगे एक नॉटिकल माइल कितने किलोमीटर्स के बराबर होता है, एक नॉटिकल माइल कितने किलोमीटर्स के बराबर होता है। लास्ट पॉइंट जो हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, दैट इज यहां पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ रहा है। जो टर्म यहां पे ग्रॉस आ रही है ना, ग्रॉस का क्या मतलब है, ग्रॉस का मतलब हो गया टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू
विदाउट एनी डिडक्शन। तो टोटल वैल्यू से हम कुछ भी यहां पे माइनस नहीं करते हैं, तब जाके यहां पे हम वर्ड यूज कर रहे हैं ग्रॉस। अब हम यहीं पे पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर लेते हैं कि ये डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है। अगर मैं इनकम की बात करूंगा ना, इनकम दो टाइप्स की होती है। एक इनकम होती है जिसको हम बोलते हैं पर्सनल इनकम, और जो इसका दूसरा टाइप आता है उसको हम बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल इनकम का क्या मतलब है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पर्सनल इनकम का मतलब हो गया टोटल इनकम। टोटल इनकम जो कि एक इंडिविजुअल रिसीव करता है फ्रॉम ऑल सोर्सेस, फ्रॉम ऑल सोर्सेस, बट बिफोर पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को पे करने से पहले जो आपके पास टोटल इनकम आती है फ्रॉम ऑल सोर्सेस, उसको क्या बोला जाता है, पर्सनल इनकम। वाइल एज इफ आई टॉक अबाउट डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम में हम क्या करते हैं, इट इज पर्सनल इनकम, और पर्सनल इनकम में से जब हम माइनस करते हैं डायरेक्ट टैक्स को, पर्सनल इनकम में से जब हम माइनस करेंगे डायरेक्ट टैक्स को, जो हमारे हाथ में फाइनली पैसा बच जाता है उसको बोला जाता है डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम वो वाली इनकम हो गई जो कि अब एक इंडिविजुअल स्पेंड कर सकता है। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट यहां पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो आप। ये जो डिस्पोजेबल इनकम आपके हाथ में फाइनली बच जाएगी, डिस्पोजेबल इनकम में आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसी डिस्पोजेबल इनकम में से कुछ पैसा इस्तेमाल करोगे कंजप्शन पर्पस के लिए, और इसी डिस्पोजेबल इनकम में से आप कुछ पैसे बचाते हो जिनको हम क्या बोलते हैं, सेविंग्स। तो ये स्टेटमेंट भी आप अपनी जगह नोट डाउन करके रखोगे, दैट इज डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अवर क्वेश्चन नंबर 10। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू, आपको बताना है एनडीपी किसके बराबर होता है। एनडीपी इज जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। जीडीपी में से जब हम माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन को, तो उस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अब आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओगे कि ये डेप्रिसिएशन होता क्या है। करो सभी कमेंट। यहां पे मैं ऑप्शन सी के बारे में भी आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। अगर मैं करूंगा नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, इसको क्या बोला जाता है, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज जीडीपी डेफलेटर। यह भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, जीडीपी डेफलेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। अब ये नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, ये रियल जीडीपी क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहां पे बताना चाहूंगा। अगर मैं नॉमिनल जीडीपी की बात करूंगा, नॉमिनल जीडीपी, तो ये होता है जीडीपी एट करंट प्राइसेस। जीडीपी एट करंट प्राइसेस को ही क्या बोला जाता है, नॉमिनल जीडीपी। वाइल एज अगर मैं बात करूंगा रियल जीडीपी की, रियल जीडीपी, दिस इज द जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस अगेन इज सम बेस ईयर। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब आप मुझे यहां पे बताओ, यहां पे हम नॉमिनल जीडीपी में क्या कर रहे हैं, हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं करंट प्राइस पे, यानी कि जो मार्केट में करंटली वैल्यू चल रहा होगा गुड्स एंड सर्विसेज का। और यहां पे रियल जीडीपी में हम क्या कर रहे हैं, जीडीपी मेजर कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू सम बेस ईयर। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहां पे नॉमिनल जीडीपी का वैल्यू, नॉमिनल जीडीपी का वैल्यू क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन आ जाएगा
रियल जीडीपी से, रियल जीडीपी से, बिकॉज नॉमिनल जीडीपी में आप क्या कर रहे हो, करंट प्राइसेस को कंसिडर करते हो, और रियल जीडीपी में आप 5 साल पुराना लेटेस्ट से प्राइस कंसिडर करते हो। तो आज ऑब्वियसली ज़्यादा प्राइस होगा चीज़ों का, तो नॉमिनल जीडीपी का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन होता है देन रियल जीडीपी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको यहां पे याद रखना है, दैट इज नॉमिनल जीडीपी जो है इट डज नॉट अकाउंट फॉर इन्फ्लेशन, डज नॉट अकाउंट फॉर इन्फ्लेशन, यानी कि नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन को ध्यान में नहीं रखा जाता है। while as if I'll talk about real GDP, if I'll talk about real GDP, इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी, इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अपनी जगह नोट डाउन करके रखने हैं रिगार्डिंग द जीडीपी डेफिलेटर। Let us now talk about our question number 11. Dash is the total measure of the flow of final goods and services at market value resulting from current production in a country during a year, including net income from abroad. ये काफ़ी कंफ्यूजिंग सी डेफिनेशन आपको लग सकती है। पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट की अगर मैं मीनिंग निकालूंगा, दैट इज समथिंग लाइक दिस। जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये होता है बराबर जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्लस नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। दिस इज द एक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ योर जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है बराबर जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये जो नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, इसका वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है या इसका वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, अगर मैं इंडिया की बात करूंगा ना, अगर मैं इंडिया की बात करूंगा तो उस टाइम पे जीएनपी होता है बराबर जीडीपी माइनस नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्योंकि इंडिया के केस में क्या होता है, जीएनपी इज ऑलवेज लेस देन जीडीपी। इंडिया के केस में जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है लेस देन जीडीपी, यानी कि यहां पे नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है इसका वैल्यू आता है नेगेटिव इन केस ऑफ इंडिया। अब ये जो नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, ये जो नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, ये 3 चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो आता है इसमें रेमिटेंस, इसमें आते हैं रेमिटेंस, और अगर मैं इंडिया की बात करूंगा ना, रेमिटेंस का वैल्यू इसमें आता है पॉजिटिव। साथ ही साथ ये डिपेंड करता है इंटरेस्ट पेमेंट्स पे, इंटरेस्ट पेमेंट्स पे, और इंडिया के केस में इंटरेस्ट पेमेंट्स का वैल्यू नेगेटिव आता है। और ये डिपेंड करता है एक्सटर्नल ग्रांट्स पे, एक्सटर्नल ग्रांट्स पे, क्योंकि इंडिया अभी बहुत ज़्यादा ग्रांट्स देता है बाकी कंट्रीज़ को। आई थिंक अभी इंडिया में इसका भी वैल्यू क्या आता है, नेगेटिव। दैट इज़ वाई टोटल इफेक्ट जो नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है ये नेगेटिव आता है इन केस ऑफ इंडिया। दैट इज़ वाई आई टोल्ड यू इन केस ऑफ इंडिया जीएनपी होता है बराबर जीडीपी माइनस नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब अगर मैं यहां पे बाकी ऑप्शंस के बारे में बात करूंगा, जीडीपी क्या होता है इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया। जीडीपी डेफिलेटर क्या होता है ये भी हमने ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर लिया। जीएनपी अभी अभी हमने देखा कि ये जीएनपी क्या होता है। लास्ट पे यहाँ पे एक ऑप्शन बच जाता है, दैट इज एनएनपी। एनएनपी की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट। और ये एनएनपी किसके बराबर होता है, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, जीएनपी, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन। और अगर मैं इसको एक्सपैंड करूंगा, मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी। मैंने आपको अभी बताया किसके बराबर होता है, ये होता है बराबर जीडीपी प्लस नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड
माइनस डेप्रिसिएशन। ये है इसकी जनरल फॉर्मूला, ये क्या है इसकी जनरल फॉर्मूला। बट इन केस ऑफ इंडिया, एनएनपी किसके बराबर होगा? जीडीपी माइनस नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस डेप्रिसिएशन। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एनएनपी इन केस ऑफ इंडिया। और ये जो एनएनपी है, इट इज कंसिडर्ड टू बी द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेशनल इनकम। तो होपफुली ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। डाउट आ रहा है कहीं पे, आप वीडियो को 2 बार देखो, होपफुली चीजें आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। लेट अस मूव ओवर क्वेश्चन नंबर 12। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, आपको बताना है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये किसके बराबर होता है? क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस इसमें से आप करते हो इनडायरेक्ट टैक्सेस और प्लस इसमें आप क्या करते हो? सब्सिडीज। एज इट इज आप ये पॉइंट याद रखोगे। या अगर मैं डेफिनेशन आपको बताऊंगा, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टोटल इनकम पेमेंट made to factors of production, ये भी आप याद रखोगे। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ये किसके बराबर होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू, आपको बताना है पर कैपिटा इनकम, जिसको हम सिंपली क्या बोलते हैं? पीसीआई। पर कैपिटा इनकम किसके बराबर होता है? ये होता है बराबर, पहले आपको निकालना होता है नेशनल इनकम, और इस नेशनल इनकम को आप क्या करते हो? डिवाइड करते हो पॉपुलेशन से, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, तो आपका क्या निकल के आ जाता है? पर कैपिटा इनकम। तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, पर कैपिटा इनकम क्या होता है? ये होती है एवरेज इनकम of a person, average income of a person of a country in a particular year, एक साल के अंदर एवरेज इनकम क्या है हर एक इंडिविजुअल की, हर एक पर्सन की एक कंट्री के अंदर, उसी चीज को क्या बोला जाता है? पर कैपिटा इनकम। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। प्राइमरी सेक्टर इज डैश, आपको बताना है फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस इनमें से किसको माना जाता है प्राइमरी सेक्टर। ऐसा ही क्वेश्चन स्टॉक असिस्टेंट के पेपर में भी पूछा गया था। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? एग्रीकल्चर। सो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अब आप मुझे बताओगे सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है और टेरिशरी सेक्टर में क्या आता है, बताओ मुझे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। अमंग द गिवन मेथड्स विच अप्रोच इज यूज्ड टू मेजर द नेशनल इनकम बाय समिंग अप द फ्लो ऑफ फैक्टर्स इनकम बाय लेबर, कैपिटल, लैंड एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आपको बताना है फ्रॉम द गिवन मेथड्स इनमें से कौन सा मेथड हम इस्तेमाल करते हैं, कौन सा अप्रोच हम इस्तेमाल करते हैं नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए, जिसमें हम सम करते हैं टोटल इनकम्स का, जिसमें इनकम आती है फ्रॉम लेबर, कैपिटल, लैंड एंड एंटरप्रेन्योरशिप। उस अप्रोच को क्या बोला जाता है? इनकम अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। और ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस FAA के पेपर में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। टेरिशरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश सेक्टर। आपको बताना है टेरिशरी सेक्टर को और किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन ए, सर्विस सेक्टर। तो होपफुली आज के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन केस कहीं पे कोई भी डाउट आता है, पहले वीडियो को 2 बार देखो, तब भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हो। होप यू लाइक द सेशन। अगर अच्छा लगा डू हिट द लाइक बटन।
और अगर आपको आज के लेक्चर की भी PDF चाहिए होगी, उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।